UPSC aspirants, and welcome back to the Incognito UPSC Aspirant 007 channel. So today I'll start with the preventive detention topic under polity and governance section of the October month. So why this topic in news? And firstly, what do you mean by preventive detention? Preventive detention is detention without trial in order to prevent a person from convicting any offense. Means कि किसी इंडिविजुअल ने अभी तक कोई ऑफेंस नहीं किया है, लेकिन अथॉरिटीज़ को शक है कि दिस पर्सन विल डू समथिंग रॉन्गफुल फॉर द सोसाइटी. लाइक जब JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था तो बहुत सारे JNK के पॉलिटिकल लीडर्स पुट बिहाइंड द बार्स रख दिए थे. तो वो इसीलिए क्योंकि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर थे. अच्छा, ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को यूज़ कर रहे हैं सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में, नॉट इन एवरी केसेस. So, Supreme Court in an order observed that preventive detention is an exceptional power of the state which affect the personal liberty, mean right to life with dignity, Article 21 of the Indian Constitution. ये उसको हैम्पर करता है. Liberty of the individual and has to be employed sparingly, means इसको यूज्ड करना है रेयर केसेस में. The court distinguish between the law and order situation and public disorder. Law and order और public disorder. Law and order means जब suppose दो इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल A और इंडिविजुअल B, तो इन दोनों के बीच जब फाइट होती है तो अगर इससे कुछ न्यूसेंस क्रिएट होता है तो वो थोड़े अमाउंट में होगा तो इसको बोलेंगे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैम्पर हुई है. लेकिन पब्लिक डिसऑर्डर सिचुएशन हैम्पर मीन्स जैसे कोई हड़ताल होगी या बंद हो गया या स्ट्राइक होगी तो पब्लिक एट लार्ज में कंडीशंस हैम्पर हो रही हैं तो उसको बोलेंगे पब्लिक डिसऑर्डर. तो प्रिवेंटिव डिटेंशन सिर्फ पब्लिक डिसऑर्डर केसेस में अप्लाई किया जाए, ना कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस में. प्रिवेंटिव डिटेंशन में अप्लाई इन द लेटर केसेस बट नेवर फॉर द फॉर्मर केसेस. ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. Let me clear this. अब the bench referred to the 1982 Supreme Court decision का क्या है, अशोक कुमार वर्सेस Delhi administration case which said preventive detention is devised to afford protection to the society. मतलब गवर्नमेंट का कहना है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन इसलिए लेके आए थे कि हमें इससे सोसाइटी को बचाना है, ना कि इंडिविजुअल की लिबर्टी को डिक्रीज करना है. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू पनिश अ मैन फॉर हैविंग डन समथिंग बट टू इंटरसेप्ट बिफोर ही डज. मीन्स प्रिवेंटिव डिटेंशन अप्लाई होता है कि जब आदमी कन्विक्ट नहीं हुआ है अभी बट ही विल डू इन फ्यूचर समथिंग रॉन्ग फॉर द सोसाइटी, तो उसको हम बार्स के अंदर, जेल के अंदर डाल देते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर. अब इसके बारे में और क्या है, मोर अबाउट दिस ऑन टॉपिक प्रिवेंटिव डिटेंशन. इट इज़ द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन ऑन अ मेयर रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हिम डूइंग एन एक्टिविटी डेंजरस टू द पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी. मीन्स जब देश की रक्षा के बारे में बात आ गई या फिर पब्लिक एट लार्ज ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है तो उस समय प्रिवेंटिव डिटेंशन इम्प्लीमेंट करता है. और है द पर्सन इज कन्फाइंड इन ए कस्टडी विदाउट अंडरगोइंग अ ट्रायल, और पर्सन को कस्टडी के अंदर ले लिया जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22 clause 1 and 22 clause 2. 22 clause 1 क्या है? No person can be detained in custody without being informed of ground of arrest or shall be denied right to consult
और बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर। मीन्स किसी भी पर्सन को, अगर ये आर्टिकल किसके बारे में बता रहा है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब अगर आपने किसी भी पर्सन को प्यूनिटिव डिटेंशन के, एक होती है प्रिवेंटिव, एक होती है प्यूनिटिव, प्यूनिटिव डिटेंशन के अंडर अरेस्ट किया है तो उसको विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम नियरेस्ट फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट में पेश करना होगा। फर्स्ट। सेकंड, उसको इन्फॉर्म्ड करना होगा कि तेरे को किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया हुआ है। सेकंड। थर्ड, उसको ये चॉइस है कि वो अपनी मर्जी का लीगल प्रैक्टिशनर को हायर कर सके, ताकि उसको भी तो रिजॉल्व करना है ना अपने एंड से केस। तो ये किसके लिए सब प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्यूनिटिव डिटेंशन मीन व्हेन द person or individual has already done something wrongful and now he wants to end the case, ये है punitive detention। लेकिन ये जो तीन चीजें बताई, ये सब चीजें एनिमी एलियंस फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, और दूसरा ये प्यूनिटिव डिटेंशन वाले बंदों के लिए अलाउ नहीं करती हैं कि उसको अपनी मर्जी का लीगल प्रैक्टिशनर अलाउ करो, 24 आवर्स के अंदर उसको जेल में रखो, जेल 24 आवर्स के अंदर उसको फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के अंदर प्रस्तुत किया जाए, उसको बताया जाए कि हमें तेरे को किस बेसिस पे अरेस्ट किया। तो ये सब प्रिवेंटिव वालों के लिए नहीं है। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज लेके आए हैं, मल्टीपल लॉज, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, नारकोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस ड्रग, एनडीपीएस एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंटिव एक्ट। ये क्या किसके लिए हैं कि कोई किसी भी पर्सन को अगर हम अरेस्ट करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो ये इन लॉज के इन एक्ट्स के अंदर कर सकते हैं। सॉरी, लॉज नहीं बोलेंगे, एक्ट्स बोलेंगे। लॉज तब बोलते हैं जब वो किसी पार्लियामेंट में भी प्रस्तुत किया है, लेकिन जब एक्ट बन गया तो फिर उसके रूल्स भी बनते हैं। अब एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है कि ओवर 1.1 लाख पीपल प्लेस्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन इन 2021, और ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है सिंस 2017 में। मतलब इससे पहले कब जब सबसे ज़्यादा थे 2017 में, लेकिन अभी 2021 में सबसे ज़्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर रखे हुए हैं। द CRPC कोड ऑफ इंडिया आल्सो प्रोवाइड्स फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर सेक्शन 151। ये सेक्शन क्या बोलती है कि किसी भी पर्सन को आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर रख सकते हो फॉर एनी कोग्निजिबल ऑफेंस। कोग्निजिबल ऑफेंस कौन से होते हैं? जिसमें नीड नॉट रिक्वायर्ड अ वारंट फ्रॉम द कोर्ट, जिसमें वारंट नहीं चाहिए कोर्ट से। ठीक है। अच्छा, 22 सब क्लॉज 4 क्या है? सॉरी, क्लॉज 4 सब क्लॉज, इसके आगे अगर एक और ब्रैकेट होगी तो बोलेंगे सब क्लॉज। 22 क्लॉज 4 क्या? नो पर्सन कैन बी डिटेन्ड फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 3 months। हाँ, अगर किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन में 3 महीने से ज़्यादा अगर बंदे को रखना होगा तो पहले एडवाइजरी बोर्ड से कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या इस बंदे को 3 महीने से ज़्यादा भी जेल में या कस्टडी में रखना है कि नहीं रखना है। अगर उसको 3 महीने से ज़्यादा कस्टडी में रखना है तो वो एडवाइजरी बोर्ड उसको कंफर्म करेगा। Exception to Article 24 has been provided in the Article 22 Clause 7 Subclause B itself। अब ये क्या है? A person can be preventively detained for more than 3 months without opinion of any advisory board if Parliament by law। हाँ, अगर पार्लियामेंट ने लॉ पास कर दिया कि उसको 3 महीने से ज़्यादा भी आप जेल में रख सकते हो बिना एडवाइजरी बोर्ड के सजेशन के, तो उसके लिए पार्लियामेंट को लॉ पास करना पड़ेगा, और वो बताएंगे उस लॉ में कि मैक्सिमम पीरियड क्या होगा डिटेंशन का, सर्कमस्टांसेस, क्लासेस ऑफ द पर्सन एंड क्लासेस ऑफ द केस टू विच शैल में अप्लाई। और वो सब बताएंगे कि
किस क्लॉज का पर्सन है, कितने, कौन सा केस है, कैसा केस है, और उसके हिसाब से फिर आगे कितनी देर तक आपको कस्टडी में रखना है। अब इश्यूज़ क्या हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के साथ? इश्यूज़ ये हैं कि आर्बिटरी एग्जीक्यूटिव टायरनी मीन आर्बिटरी यूज़ ऑफ द पावर, मीन गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास बहुत ज़्यादा पावर आ गया है, हाईली एडमिनिस्ट्रेटेड एंड रेस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ जुडिशियल इंटरफेरेंस। तो उससे क्या हो रहा है कि जो जुडिशरी है उसकी इंटरफेरेंस कम हो रही है। मीन ये प्रिवेंटिव डिटेंशन तो ये लॉ है, तो लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। हमारे 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लॉ कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर। इम्प्लीमेंट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी क्या है? इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, जो क्या इन लॉज को देखेगी कि ये लॉज सही बने हैं कि नहीं बने हैं। जैसे NJAC एक्ट 1999 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, NJAC के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि कोलिजियम सिस्टम के साथ है, जिसको जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को डिक्रीज कर रहा था, तो इन्होंने स्क्रैप कर दिया ऐसे। फिर ये क्या करते हैं? वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पर्सन। अगर आपने किसी बंदे को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत कस्टडी में लिया हुआ है, तो वो पर्सन की राइट टू लाइफ विद डिग्निटी को हैम्पर कर रहा है अंडर आर्टिकल 21 ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कम कर रहा है, राइट टू इक्वालिटी को ब्रीच कर रहा है। अब मिसयूज़ हो रहा है बहुत सारी इंस्टेंसेस में। मिसयूज ऑफ द प्यूनिटिव डिटेंशन इज ऑन राइस एंड हैज़ यूज टू कब डिसेंट एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। और इसको किसके लिए यूज़ किया रहा है? मतलब कोई भी बंदा अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी बोल रहा है तो उसको भी वो कस्टडी में लेके रख रहे हैं। पर एक कोट है ना, डिसेंट इज द सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब अगर डिसेंट ही नहीं होगा, डिसेंट अगर आप गवर्नमेंट से नाखुश ही नहीं होंगे तो गवर्नमेंट भी अपना काम अच्छे से नहीं करेगी। तो डिसेंट क्या? डिसेंट इज द सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी। सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र में नाखुश होना गवर्नमेंट के कामों से भी ज़रूरी है। For instance, 78.33% of all the detention under National Security Act from 2018 to 2020 were found to be incorrect। मतलब illogically वो कस्टडी में रखे हुए हैं। बैकलॉग्स क्या हैं? ये इश्यूज बता रहे हैं हम जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के साथ, कि मतलब ओवरबर्डनिंग ऑफ द कोर्ट केसेस, बहुत सारे बंदे जेल के अंदर कस्टडी में रखे हुए हैं। अच्छा, ये पीटी में सवाल आ सकता है कि अगर कोई पर्सन कस्टडी में रखा हुआ है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन तो वो कौन सी रिट यूज़ कर सकता है? कौन सी रिट को यूज़ कर सकता है? गाइस आप बताओगे मुझे कमेंट में, मैं भी बता देता हूँ। वो यूज़ करेगा हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस। और हैबियस कॉर्पस में क्या होता है? कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है? प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई। प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई क्या होता है कि जिसमें एग्रीव्ड पर्सन, मतलब जिस बंदे को अरेस्ट किया हुआ है वो कोर्ट के पास नहीं जा सकता, तो लोकस स्टैंडाई में उसके बिहाफ पे कोई दूसरा पर्सन कोर्ट में जाएगा उसके केस लड़ने के लिए। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई। और कौन सी रिट लगेगी? हैबियस कॉर्पस। एडवाइजरी बोर्ड को the eligibility criteria set by the constitution for the member of advisory board under article 22 give the state the power to make it purely executive committee। अच्छा, अब ये एडवाइजरी बोर्ड जो है इनके केस को सॉल्व करने के लिए अब ये प्योरली एग्जीक्यूटिव बना दिया। तो ये क्या अब पार्शियलिटी दिखाएंगे, इम्पार्शियल बिहेवियर करेंगे पर्सन, डिटेन्ड पर्सन के साथ। तो ये फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी नहीं होगा। मतलब इसमें कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ ही जाएगा उस पर्सन को कस्टडी में रखने के लिए। फिर इससे क्या होगा? विक्टिमाइजेशन ऑफ द डिटेनी। अगर किसी पर्सन को लीगल सिस्टम नहीं मिल रहा है, मतलब वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग किसी लीगल प्रैक्टिशनर को हायर नहीं कर पा रहा है, अपने वकील को हायर नहीं कर पा रहा है, या फिर उसको कोई और रीएड्रेसल मैकेनिज्म नहीं मिल रहा है, या फिर कोई रिट फाइल करने के लिए उसको कोई पर्सन नहीं मिल रहा है, तो पर्सन विक्टिम हो गया ना बहुत समय के लिए।
तो वो नहीं होना चाहिए। ये बहुत सारे केसेस हैं जो इंडिया में चल रहे हैं, ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। एक सबसे इम्पोर्टेंट केस मुझे भी याद आ रहा है, राम मनोहर लोहिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। राम मनोहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मेंस में कोट करने के लिए काम आएगा। राम मनोहर लोहिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उसमें क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि इन केस ऑफ पब्लिक ऑर्डर द कम्युनिटी एट लार्ज टू बी अफेक्टेड, बट इन केस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ओनली फ्यू इंडिविजुअल्स गेट अफेक्टेड। मीन्स मैं आपको एक वेन डायग्राम के हिसाब से बताता हूँ। ये है, ये है और ये है। ये आ गया सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए। ये राम मनोहर लोहिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो केस है, ये आ गया पब्लिक ऑर्डर के लिए, और ये आ गया लॉ एंड ऑर्डर के लिए। मीन लॉ एंड ऑर्डर मीन द फाइट बिटवीन द टू इंडिविजुअल, पब्लिक ऑर्डर मीन जैसे स्ट्राइक बंद, तो और ये आ गया सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, मतलब अब देश की रक्षा का काम आ गया, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या फिर कुछ भी तहत। तो ओनली सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर के केसेस में प्रिवेंटिव डिटेंशन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के केसेस में प्रिवेंटिव डिटेंशन को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। जैसे ये केस है, ये भी बहुत फेमस केस है, शंभुनाथ शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ऑल्दो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन इन इटसेल्फ इज अ ड्रैकोनियन, मतलब ये बहुत खतरनाक है, एंड इन्फ्रिंज द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। समटाइम इट इज नेसेसरी फॉर द स्टेट टू टेक सच एक्सट्रीम स्टेप टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ। उसने कहा है कि सम टाइम, कुछ समय, रेयर केस में इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हर समय इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है। तो वे फॉरवर्ड क्या होगा इसका? वे फॉरवर्ड होगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन एग्रीव्ड पर्सन, या जो पर्सन अंडर द कस्टडी, उसको पूरा हक है, उसको देना चाहिए राइट टू कंसल्ट रिप्रेजेंटेड बाय लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस, वो किसी भी स्टेज में है। और अगर उसकी डिटेंशन 3 महीने से ज़्यादा है तो एडवाइजरी बोर्ड को मस्ट करना चाहिए कि वो 3 महीने जब उसके पूरे हों प्रिवेंटिव डिटेंशन, उससे पहले ही वो एडवाइजरी बोर्ड कंसल्ट कर ले, ना कि 3 महीने के बाद। क्या पता 3 महीने के बाद वो करें कंसल्ट ऑर्डर दें कि अब इसको नहीं रखेंगे, तो बंदा 3 महीने से ज़्यादा कस्टडी में रहा ना, तो वो हैम्पर करेगा, वो मीन ही इज़ अ विक्टिम more than he is required under that condition. तो अब advisory board it should consist only of the sitting judge of high court to ensure speedy trial. mean जो सिटिंग जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, उसको एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर बनाना चाहिए ताकि स्पीडी जस्टिस मिले पर्सन को। टाइम फ्रेम होना चाहिए कि detention order should be made effectively only after approval of the advisory board within a prescribed time frame, so that detainee is not forced to be in detention for too long for the executive order. कि डिटेन कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए कि अप्रूवल ऑफ एडवाइजरी बोर्ड भी होने चाहिए। एडवाइजरी बोर्ड के अप्रूवल के बाद ये पता होना चाहिए कि कितने समय तक वो और रहेगा डिटेंशन के अंडर। एक इंडिपेंडेंट या फिर बॉडी बना दो जो सिर्फ इसको चेक करे कि ये मिसयूज कर रहे हैं पर्सन की लिबर्टी के लिए, कि जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता है उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर रख रहे हैं, या फिर रियली ये पर्सन हैम्पर कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी और पब्लिक एट लार्ज में ये कुछ मिसहैपनिंग करने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन मस्ट अवॉइड बाय द प्रोविजन अंडर आर्टिकल 21, जैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हमारे इंडिया में क्या था? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कब आया था? जब मेनका गांधी का केस हुआ था 1978 में। उसने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दिया था। एंड आर्टिकल 22 सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिटरी अरेस्ट एंड डिटेंशन अलॉन्ग विद द स्टैट्यूट इन द क्वेश्चन। ये तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिवेंटिव डिटेंशन गाइस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज very high probability to be asked in both in the prelims, means, and even they can ask the question at the interview stage. So this is all guys. I'll start day or day after tomorrow news in shorts. So thank you.